हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। जैसा कि हम पिछले सेशन में ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन को ड्राइव कर चुके थे और इजीली तरीके से ड्राइव कर चुके थे, वो आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बहुत मदद पहुंचाएंगे। आपको आसानी से आप ड्राइव कर सकते हैं और सेमेस्टर के एग्ज़ाम में तो पूछता ही है वो क्वेश्चन। आज के इस सेशन में हम ट्रांसफार्मर में दो कंडीशन होता है, एक नो लोड कंडीशन, एक ऑन लोड कंडीशन। उसमें से आज हम पहला कंडीशन नो लोड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नो लोड कंडीशन क्या होता है? तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, नो लोड मतलब कि किसी भी तरह का कोई लोड नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में अगर लोड को नहीं कनेक्ट करेंगे, उस कंडीशन को हम नो लोड कंडीशन कहेंगे। अब जब देखिए यहाँ पर सेकेंडरी साइड में जब लोड ही नहीं कनेक्ट होगा, जब लोड नहीं कनेक्ट होगा तो किसी भी तरह का कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसलिए सेकेंडरी साइड में जो करंट का वैल्यू होगा I2 का वैल्यू वो 0 होगा, क्योंकि वहाँ पर से किसी भी तरह का कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर वोल्टेज होगा, ऐसा नहीं है कि वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज होगा, वोल्टेज दोनों पास होगा। प्राइमरी के पास भी वोल्टेज जो हम दे रहे हैं तो सेकेंडरी के पास वोल्टेज तो इंड्यूस होगा, क्योंकि सारा काम होगा, सिर्फ और सिर्फ लोड नहीं रहने के कारण करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन को हम नो लोड कंडीशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में सेकेंडरी करंट का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी साइड में भी करंट का वैल्यू 0 होगा। प्राइमरी साइड में करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यह प्राइमरी साइड में जो करंट का वैल्यू होगा वो फुल लोड करंट, जब फुल लोड था उस समय जो करंट का वैल्यू था उसका 3 से 5% ही होगा। यही बात देखिए आगे हम बताए हुए हैं कि ऑन नो लोड कंडीशन व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाई टू द प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर then a small current I not flow in the primary winding and known as no load current। तब देखिए जब हम प्राइमरी साइड में अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहे थे तो उस समय जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था उस करंट को हम नो लोड करंट कर रहे थे, और उसका वैल्यू ऑन लोड, जब लोड रहता था ट्रांसफार्मर में उस समय जो करंट का वैल्यू था उससे 3 से 5% ही होगा उसका। वही बात देखिए लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ नो लोड करंट इज 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। फुल लोड करंट का 3 से 5% ही नो लोड करंट का वैल्यू होता है प्राइमरी साइड में। देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ नो लोड कंपोनेंट। नो लोड करंट का 2 कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है और एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को हम IMU से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिव कंपोनेंट को हम IW से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट क्या आता है? तो यह नो लोड करंट का वैसा कंपोनेंट है जिसके द्वारा कि हम मैग्नेटिक कोर में फ्लक्स सेटअप करते हैं। अगर यह मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट नहीं रहेगा तो जो मैग्नेटिक कोर है वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। और एक्टिव कंपोनेंट जो है यह रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन लॉस के लिए और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस के लिए। उस आयरन लॉस को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं, पहला ED करंट लॉस होता है, दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का सिंपली काम यही है कि वह मैग्नेटिक कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करता है या मैग्नेटिक कोर को मैग्नेटाइज करता है, और एक्टिव कंपोनेंट का काम यह है कि वह आयरन लॉस और बहुत ही कम मात्रा में जो है वो कॉपर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर IW जो है वो क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है, और IMU जो है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है और ये एक्टिव कंपोनेंट है। IW मैंने एक्टिव कंपोनेंट के लिए हम रजिस्टर लगाते हैं और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के लिए हम इंडक्टर लगाते हैं। यहाँ पर रजिस्टर क्यों लगाते हैं? रजिस्टर लगाने का सिंपली एक ही उद्देश्य है, क्योंकि जो हम प्राइमरी साइड में वोल्टेज देते हैं और IW, इसका देखिए एक और फिगर होगा, रुक जाइए 1 मिनट तो ज़्यादा से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए जब V1 हम अप्लाई करेंगे तब वहाँ पर तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होने के कारण E1 प्राइमरी साइड में E1 बनेगा और सेकेंडरी साइड में E2 बनेगा, क्योंकि दोनों में तो फ्लक्स सेम ही लिंक कर रहा है और दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम है, इसलिए E1 और E2 जो होगा वो सेम होगा, जिसके कारण ये होगा कि देखिए E1 प्रोड्यूस किसके कारण हो रहा है? वोल्टेज के कारण, तो वोल्टेज से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर देखिए इसलिए V1 जो है V1 E1 से अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों E1 और E2 का वैल्यू सेम है, इसीलिए दोनों इन फेज में है। वैसे ये सब जो बात है इसको हम आगे हम अच्छा डिस्कस किए हैं, उसको देखिए बताते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट था हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जिसको कि हम IMU से रिप्रेजेंट करते थे। पहला कंपोनेंट जो हमारा था वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट था। अब इसको हम देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार बताते हैं, वैसे हम पहले बता चुके हैं। तो कह रहा है कि दिस इज नो लोड करंट विच इज सेटअप इन द कोर। यह वैसा नो लोड करंट है जो कि
जो है कि कोर में वो सेटअप करता है। ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के कारण कोर इज मैग्नेटाइज, कोर जो है वो मैग्नेटाइज होता है। इसको रिप्रेजेंट हम आई म्यू से करते हैं। इन सर्किट डायग्राम बी रिप्रेजेंट मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इन इंडक्टर फॉर्म, पीछे दिखा दिए थे कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को हम इंडक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे थे और एक्टिव कंपोनेंट को हम रजिस्टर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ऐसा क्यों हम कर रहे थे, क्योंकि इट इज क्वाड्रेचर विथ अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि यह वोल्टेज से, वोल्टेज और आई म्यू दोनों देखें दोनों एक ही क्वाड्रेंट में था। यहाँ पर देखिए वोल्टेज और आई म्यू दोनों एक ही क्वाड्रेंट में, इसीलिए कहा गया है कि यह वोल्टेज के क्वाड्रेचर में है। नेक्स्ट हमारा जो है वो एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या है, तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ नो लोड करेंट, यह नो लोड करेंट का वैसा कंपोनेंट है विच इज इन फेज विथ V1 एंड मेनली सप्लाई, जो कि V1 के फेज में होता है और आयरन लॉस और कॉपर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच इज सप्लाइड आयरन लॉस में आता है हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस, और बहुत ही कम मात्रा में कॉपर लॉस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू IW मतलब कि एक्टिव कंपोनेंट इज इन फेज विथ V1, यह V1 के इन फेज में है, इसी के कारण इसको हम इन फेज कंपोनेंट भी कहते हैं। सर्किट डायग्राम में, इन सर्किट डायग्राम बी रिप्रेजेंट हम लोग प्रदर्शित करते हैं एक्टिव कंपोनेंट को रजिस्टर के फॉर्म में, क्योंकि यह अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होता है, बिकॉज इट इज इन फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होता है। इसमें नोट वाला पॉइंट ये है कि आई म्यू का जो वैल्यू होता है वो IW से बहुत बड़ा होता है। अब देखिए फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड, नो लोड में यही देखिए फेजर डायग्राम है ये। यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है कि आई म्यू जो है वो आई म्यू मैक्स साइन ओमेगा टी लेते हैं, आई म्यू को फाइव को हम फाइव एम साइन ओमेगा टी लेते हैं, E1 जो होता है E1 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है, और E2 जो होता है वो E2 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है। फ्रॉम फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड के कंडीशन में E1 और E2 जो है वह फेज में होता है, बिकॉज बोथ आर प्रोड्यूस ड्यू टू सेम फ्लक्स। पीछे बताए थे उसी के अनुसार देखिए कराए ने कि E1 और E2 जो है वह इन फेज होता है, एक ही फेज में होता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन जो होता है वो सेम फ्लक्स के कारण होता है। और फाई नॉट जो है वह नो लोड पावर फैक्टर है, एंगल है। नो लोड पावर फैक्टर एंगल को हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो फाई नॉट है वह नो लोड पावर फैक्टर एंगल है, और इसी को हम हिस्टेरेसिस एंगल ऑफ एडवांस भी कहते हैं। नो लोड पावर फैक्टर को हम कॉस फाई नॉट भी से रिप्रेजेंट करते हैं। नो लोड पावर फैक्टर का वैल्यू जो होगा वो कॉस फाई नॉट होगा। नो लोड पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज वेरी स्मॉल, इज अबाउट 0.2 to 0.3। नो लोड पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर का जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, 0.2 to 0.3 होता है। ये सब जो पॉइंट है डाटा वाला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के लिए, ये सबको याद कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रॉम फेजर डायग्राम आई म्यू जो है वो आई म्यू क्या होगा, आई नॉट साइन फाई नॉट था। यहाँ पर आप देखिए अब एक बात और एक पॉइंट यहाँ पर आई म्यू का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर जिसमें एंगल रहता है उस तरफ का जो कंपोनेंट होता है वो कॉस का होता है, और जिधर एंगल नहीं दिया हुआ रहता है उस तरफ का कंपोनेंट जो होता है वो साइन का होता है। तो यहाँ पर देखिए आई डब्ल्यू क्या है, आई डब्ल्यू के अलोंग आई जो फाई नॉट है वो आई डब्ल्यू के अलोंग है, इसलिए आई नॉट का कंपोनेंट जो होगा वो आई डब्ल्यू कॉस फाई नॉट होगा। और यहाँ पर देखिए आई म्यू के पास एंगल नहीं है, आई म्यू से तो बहुत दूर में है, तो इसीलिए इधर का जो कंपोनेंट होगा वो आई नॉट साइन फाई नॉट होगा। तो इसी का आगे देखिए यूज किया गया है, वही लिख रहा है कि फेजर डायग्राम से आई म्यू का वैल्यू क्या आया, आई नॉट साइन फाई नॉट, और आई डब्ल्यू का वैल्यू आई नॉट कॉस फाई नॉट। नो लोड इनपुट पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है पावर का फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए प्राइमरी साइड में जो है, प्राइमरी साइड में तो वोल्टेज V1 है, और वहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई नॉट कॉस फाई नॉट हो रहा है। तब इसके कारण क्या होता है कि सिंस ट्रांसफार्मर इज एट नो लोड हेंस आउटपुट पावर इज जीरो। ट्रांसफार्मर जब लोड में नहीं है तो सेकेंडरी साइड में किसी भी तरह का कोई पावर नहीं होगा, इसलिए उसका आउटपुट में जो पावर होगा वो जीरो होगा। तो नो लोड इनपुट पावर जो होता है वो आयरन लॉस होता है, नो लोड इनपुट पावर जो है वो आयरन लॉस है, और नो लोड इनपुट पावर का वैल्यू V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट है। इसी के कारण आयरन लॉस का वैल्यू V आई नॉट कॉस फाई नॉट, यहाँ पर V1 होगा, V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट होगा। मैग्नेटाइजिंग वोल्ट एम्पियर जो होता है वह V1 इंटू आई म्यू होता है, जहाँ पर कि आई म्यू का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। आई म्यू का जो वैल्यू था वो आई नॉट साइन फाई नॉट था, तो वही यह वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो V1 आई नॉट साइन फाई नॉट हो जाएगा।
तो यही था टोटल नो लोड। जब ट्रांसफार्मर में लोड नहीं लगाते हैं तो उस समय ट्रांसफार्मर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका पूरा डिस्कशन यही था। उसमें यही इफेक्ट पड़ता है कि हमको सेकेंडरी साइड में ना तो करंट मिलता है, जब करंट ही नहीं मिलेगा तो पावर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर करंट का वैल्यू 0 होता है और पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो करंट ही जब नहीं है तो वहाँ पर पावर का वैल्यू 0 होगा। तो ओवरऑल हमको यही पता चलता है। और इसको हम नो लोड टेस्ट भी होता है ट्रांसफार्मर का, इसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं? तो इसका प्रयोग सिंपली हम ट्रांसफार्मर में कितना आयरन लॉस हो रहा है उसको पता करने के लिए करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि लेक्चर का जो हम पीपीटी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं, उसको बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है। और आज के लेक्चर में तो और ज़्यादा लगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल टर्म्स था तो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है।